हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता ऑनलाइन क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम जो आपकी तैयारी करा रहे हैं एमपी सेट, सीएसआई नेट और गेट की मैथमेटिक्स की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को देखते रहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और शेयर के साथ शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 16 में, जिसमें आपको बताया था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से डिफाइन किया था। साथ में मैंने आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। लेकिन ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो जो हमारा एमपी सेट का और जो सीएसआई नेट का सिलेबस जो है हमारा सेम है, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में। लीनियर अलजेब्रा में अभी तक हम सारे टॉपिक आपको डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट देन आपका और इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में, जिसमें हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में भी आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आज हम लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले, कौन कौन से टॉपिक हमारे होंगे। तो पहले आपको बताएंगे कि ऑर्थोगोनल सेट किसे कहते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस किस प्रकार से निकाला जाता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किस प्रकार से निकाला जाता है, ऑर्थोगोनल डायमेंशन क्या होता है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं, देन प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर किस प्रकार से हम इवैल्यूएट करते हैं, और कुछ आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम हम ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट के ऊपर भी बताएंगे। देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल सेट किसे कहते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल सेट हम देख सकते हैं कि अगर S be any set of vector in an inner product space B of F, then S is said to be orthogonal set if any two distinct vector in S are mutually perpendicular। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर मेरे पास जो है S के अंदर अल्फा बीटा, जो कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यानी कि उनका इनर प्रोडक्ट अगर हमें 0 के बराबर मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेट होगा जिसमें से ये वेक्टर निकाले गए हुए हैं, तो वो सेट जो होगा ऑर्थोगोनल सेट कहलाएगा। और जबकि हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, सेकंड डेफिनेशन हमारी है ऑर्थोगोनल बेसिस। तो ऑब्वियसली जो हमने ऑर्थोगोनल सेट बनाया हुआ है, अगर वो बेसिस की कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो ऑर्थोगोनल सेट होगा वो आपका ऑर्थोगोनल बेसिस कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस of inner product space B of F is said to be basis if they satisfy the following property. Number one, S is the basis of B। अगर आपको याद हो, मैंने जब बेसिस के बारे में आपको बताया था कि मैंने बताया था कि जब भी अगर मैं किसी को बेसिस बताना होता है तो वहां पे दो चीजें हमारे को याद रखना पड़ता है। क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ता है कि वो सेट जो हो वो एल हो, क्या हो, वो एल हो, और दूसरा हमने आपको बताया था कि एल ऑफ एस इक्वल टू वी हो। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम ये कह देते हैं कि हमारा वो सेट जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस है। अब यहाँ पे दूसरी से कंडीशन ये है कि वो ऑर्थोगोनल सेट हो। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन को बताया कि अगर हमें किसी को भी अगर ऑर्थोगोनल बेसिस बताना है तो दो चीज हमें ध्यान रखनी है कि वो बेसिस भी होना चाहिए और ऑर्थोगोनल सेट भी होना चाहिए। तीसरा आता ऑर्थो नॉर्मल सेट। अब देखिए, ऑर्थोगोनल सेट हुआ, ऑर्थोगोनल बेसिस हुआ, अब हम बात करें ऑर्थो नॉर्मल। क्या है डिफरेंस बिटवीन द ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में। तो देखिए, दोनों में बस एक माइनर सा डिफरेंस हमारे पास आता है। एक माइनर सा डिफरेंस क्या है कि हमने जब ऑर्थोगोनल के सेट के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर, लेकिन अगर उन वेक्टर का नॉर्म अगर 1 के बराबर आ जाता है तो वो जो सेट होता है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाता है, जबकि वो वेक्टर जो है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहलाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, इस प्रकार से, let S be a vector in an inner product space B of F, then S is said to be orthonormal set if alpha belongs to S, then norm of alpha equal to 1। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो ऑर्थोगोनल सेट हो, यानी कि अगर अल्फा बीटा अगर S के अंदर है तो अल्फा परपेंडिकुलर होगा बीटा के अंदर, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 के इक्वल मिलना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। सिंपल, जो ऑर्थो नॉर्मल सेट जो है अगर वो बेसिस भी है तो ऐसी कंडीशन में उसको हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भी कहेंगे। ओके,
तो ये इस प्रकार सिंपल डेफिनेशन है। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल डायमेंशन क्या होता है। ऑर्थोगोनल डायमेंशन क्या होता है? तो ऑर्थोगोनल डायमेंशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी मेरे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, और रिपीट कर रहा हूं, जो भी मेरे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, उस बेसिस में जितने मेरे पास एलिमेंट होंगे, उस कंडीशन में हम उसे ऑर्थोगोनल डायमेंशन कहते हैं। The maximum number of elements in an orthonormal subset of an inner product space B of F is called the orthogonal dimension of B। तो ये हमारा कहलाता है orthogonal dimension of B of F। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट किसे कहते हैं। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट किस प्रकार से लिखा जाएगा? को भी अगर मैं एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लेता हूं S, जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F का नॉन एम्प्टी सबसेट है, is said to be complete orthonormal if they satisfy the following property, यानी कि if they have other orthonormal set T in B। किस प्रकार से होना चाहिए कि अगर S सबसेट T के अंदर, तो S जो होगा अल्टीमेटली कुछ और नहीं हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये दो डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की कैटेगरी में आती है। दैट इज X इज ए मैक्सिमम ऑर्थोनॉर्मल सेट इन B of F। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। अगर हमें किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर अगर प्रोजेक्शन डालना होता है तो किस प्रकार से हम उसे डिफाइन करते हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, अगर अल्फा और बीटा मेरे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F के मेरे पास वेक्टर है, यहाँ पे अल्फा जो है नॉट जीरो वेक्टर है, देन ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अगर हमारे पास आता है, तो हम कहते हैं कि इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा अलोंग बी की डायरेक्शन में ये अपने पास प्रोजेक्शन कहलाता है। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उन इंपॉर्टेंट थ्योरम को समझ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट में डेफिनेशन क्या होती है। देखिए बच्चों, मेरा यहाँ पे पर्पस ये होता है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, तो पहले मैं आपको उसको पूरी की पूरी आपको यहाँ पर डेफिनेशन, उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद ही मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इससे फायदा ये मिलता है कि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है और साथ में आपको वो चीजें समझ में आने लगती है कि भाई हम किस प्रकार से किसी भी सेट को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हमारे कौन कौन से थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूं यहाँ पर। नंबर 1, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F द ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अगर मेरे पास B of F, अगर मेरे पास कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और मेरे पास एक दूसरा एक ऑर्थोगोनल सेट है जो कि नॉन जीरो वेक्टर को कंटेन करता है, तो अगर वो नॉन जीरो वेक्टर को कंटेन करता है तो वो ऐसी कंडीशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ना कि इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे पास जो सेट जो ऑर्थोगोनल है उसमें जो वेक्टर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे पास अगर S मेरे पास एक वेक्टर है जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, जो कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F के अंदर, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर मेरे पास है बीटा, उस बीटा को विद बीटा जो है S से निकल के आ रहा है, अगर उस बीटा को अगर हम इस प्रकार से लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे पास उसका लीनियर स्पान की कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा मेरे पास थ्योरम है कि अगर S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑर्थोगोनल था, यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा बीटा जो है लीनियर स्पान का एक एलिमेंट हमारे पास है, तो बीटा जो होगा समेशन i इक्वल टू 1 से n बीटा अल्फा i इंटू अल्फा i के बराबर होगा। थ्योरम नंबर 4, अगर S मेरे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है जो कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F इफ बीटा बिलोंग्स टू बी सच दैट, अब मेरे पास दूसरा एलिमेंट मेरे पास आता है गामा, जो कि बीटा माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू n बीटा अल्फा i इंटू अल्फा i है, तो ये इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर्स ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, यानी कि ये जितने भी वेक्टर्स होंगे S के उन सभी पे ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल होगा यानी कि उन वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में hence is also called the orthogonal to subspace of spanned by the S। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 5 हमारी है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F एवरी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी ऑर्थोगोनल पे बेस्ड, हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल पे बेस्ड। अगर मेरे पास कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस B of F है जिसमें एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पर भी अगर हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल के अंदर अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है जो कि जिसमें वेक्टर्स नॉन जीरो है, तो वो भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा।
थ्योरम नंबर 6 है एवरी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ इज द बेसिस ऑफ बी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है जो कि पहले से ही कंप्लीट है, कंप्लीट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, जो कि फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट है, तो डेफिनेटली वो एक बेसिस को जरूर बनाएगा। अब ये जो हमारी थ्योरम नंबर 6 जो है, इसी पे बेस्ड जो है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस की डेफिनेशन भी है, यानी कि उसका स्टेटमेंट भी है। उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वो हमेशा एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रखता है। देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट जो कि नॉन जीरो सेट को रखता है, साथ में ऑर्थोगोनल हो। अगर वो सेट में अगर मैं ये बनाना है कि उस सेट से मुझे ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमेशा वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंसिस्ट करेगा, मतलब उसमें होना ही होना चाहिए। और ऑर्थोनॉर्मल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, किसी भी ऑर्थोगोनल सेट को ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं यदि उसमें नॉर्म अल्फा इक्वल टू वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी हम ऑर्थोगोनल सेट से ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक हमारे पास एक प्रोसीजर होता है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस का। अगर आप वो प्रोसेस अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से बनेगी। देखिए प्रोसेस क्या है। नंबर 1, लॉजिक को थोड़ा समझ लें कि हमारे पास क्या होगा और हमें क्या ना क्या है, मतलब क्या दिया होगा और हमसे क्या निकालना चाहते हैं। तो थ्योरम क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक गिवन सेट है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इन प्रोडक्ट स्पेस बी एन ऑफ एफ का एक वेक्टर सम का सेट है, और मेरे पास एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन मेरे पास एक ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ फॉर बी एन है विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द बेसिस ऑफ बी। द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग वे। हम यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये एक्चुअली ऑर्थोगोनल नहीं होगा, दिस इज ऑर्थो नॉर्मल होगा, है ना। ये ऑर्थो नॉर्मल की बात की आ रही है हमारे पास, राइट। सबसे पहले हमारा काम ये है कि यहाँ पर हम अल्फा 1 निकालेंगे क्योंकि हमारे को इसी सेट को निकालना है, हमें यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ही निकालना है ना। तो यहाँ पर अल्फा 1 जो होता है वो बीटा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ बीटा 1 के बराबर होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर एक नया सेट भी हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बनाएंगे एक नया सेट, हम यहाँ पर बनाएंगे गामा। इस गामा का मीनिंग होता है दिस इज अ गामा 1, दिस इज अ गामा 2 एंड दिस इज अ गामा 3 एंड दिस इज अ गामा एन। इस सेट की एक खास बात ये होती है कि इसमें पहला वाला एलिमेंट जो होता है वो हमेशा बीटा 1 के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास जो होता है गामा 1 जो है बीटा 1 के बराबर होता है। इसके अलावा यदि मैं गामा 2 गामा 3 या गामा एन निकाल दो, उसको निकालने का तरीका मेरे पास अलग होगा। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ पर अल्फा 2 निकालना, तो अल्फा 2 जो होता है वो गामा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 2 होता है, और गामा 2 की जो वैल्यू होती है वो ऑब्वियसली बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर अगर अल्फा 3 निकालना है तो अल्फा 3 का मीनिंग क्या होगा, गामा 3 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 3, जहाँ पर गामा 3 का मतलब होगा बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2। यानी कि हमें जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट वेक्टर बनाना होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम उसे उसके अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ कनेक्ट करना करते हैं। अब आपसे अगर मैं बोलूँ कि बताओ कि मेरे पास गामा एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी सॉरी अल्फा एन की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा सर, अल्फा एन की जो वैल्यू होगी वो गामा एम अपॉन गामा एन होगी, जहां पर गामा एन, ध्यान से सुनिएगा, गामा एन जो होगा वो बीटा एन माइनस बीटा एन अल्फा 1 माइनस बीटा एन अल्फा 2 माइनस बीटा एन अल्फा 3 देन डैश 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 बीटा एन अल्फा एन माइनस 1 होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां पर आराम से अपना ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑर्थोगोनल सेट की हेल्प से। ओके, अब हम तैयार हो चुके हैं कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप अपना आपका जो भी कमेंट्स आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और उस वीडियो को उन लोगों के साथ पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई हम अपनी तैयारी CSIR नेट की या MP सेट की किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब बनाना है हमें, कोरस्पॉन्डिंग टू द बेसिस
बी इक्वल टू दिस मच। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अगर हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बताना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर वन, जो बेसिस हमें दिया हुआ है उस बेसिस से हम जो भी सेट बना रहे होते हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, क्योंकि हमारे पास बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बनाएंगे। तो अल्फा वन अल्फा टू का जो नॉर्म होगा वो वन के बराबर होना चाहिए। नंबर टू, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये मेरे पास अल्फा वन है, ये मेरे पास अल्फा टू है, ये मेरे पास अल्फा थ्री, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इनका नॉर्म निकालूं, क्या इनका नॉर्म कितना आ रहा है, इनका नॉर्म जो है आप साफ साफ देख सकते हैं, इन सभी का जो नॉर्म आ रहा है वो वन के बराबर है। यानी कि हमारे पास एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो जाती है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भी देखता हूँ तो यहाँ पर भी हमें यही स्थिति मिलेगी, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे यही स्थिति मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ऐसा है तो सर क्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि नहीं? देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जो बना के दिए आते हैं वो टिपिकल फॉर्म में बना के दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास नॉर्म अल्फा वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर वो करने के बाद हमें डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमें ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा और उन वैल्यूज को हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि हम उसमें अपना सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, चूंकि इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं और साथ में नॉर्म अल्फा इक्वल टू वन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ पर गामा वन गामा टू गामा थ्री निकालेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम अपने नॉर्म की कंडीशन को यानी कि ऑर्थो नॉर्मल सेट की कंडीशन को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। आइए देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेट लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये सेट जो है ये हमारे पास बी दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट जो है वो बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री लिख लेते हैं। अब हमारा सेकंड काम क्या है? सेकंड काम ये है कि हम यहाँ पर अल्फा वन निकालेंगे। अल्फा वन जो होता है वो बीटा वन अपॉन नॉर्म बीटा वन होता है। ठीक है, तो भाई बीटा वन मेरे पास क्या है? दिस इज 101 है। अब मैं अगर नॉर्म बीटा वन निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या था? वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि रूट टू, यानी कि वन अपॉन रूट टू जीरो वन अपॉन रूट टू। देखिए तीनों ही कंडीशन में मेरे पास वन अपॉन रूट टू जीरो वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू जीरो वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू जीरो वन अपॉन रूट टू है, यानी कि अभी भी मेरा काम नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ पर अल्फा टू निकालना पड़ेगा, लेकिन अल्फा टू निकालने के लिए पहले मुझे गामा टू निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर गामा टू निकाला पहले। तो गामा टू का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। गामा टू का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे बीटा टू माइनस बीटा टू अल्फा वन होता है। अब यहाँ पर हम बीटा टू और अल्फा वन की वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसका इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको अल्फा वन के साथ डॉट कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इस सब वैल्यू को रख दिया। तो ये मेरे पास बीटा वन हो गई, ये मेरे पास बीटा टू अल्फा वन हो गया, ये मेरे पास अल्फा वन हो गया मेरे पास। अब हमने बीटा टू अल्फा वन रखा, तो इस वन का मैं इस वन बाई रूट टू के साथ डॉट करूंगा, इस जीरो का मैं जीरो के साथ करूंगा, इसका मैं इसके साथ करूंगा। तो भाई मेरे पास क्या आएगा? वन बाय रूट टू जीरो और माइनस वन बाय रूट टू, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये वन बाय रूट टू जो है इस वन बाय रूट टू से कैंसिल हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास जीरो के इक्वल मिल रहा है, यानी कि मेरे पास जो है वन जीरो माइनस वन ही मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर अल्फा टू निकालूंगा तो क्या होगा? गामा टू अपॉन नॉर्म गामा टू के बराबर होगा। तो मैंने वैल्यू लिख दी भाई वन जीरो माइनस वन, तो वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन बाय रूट टू जीरो माइनस वन बाय टू। अगर मैं फिर से एग्जाम्पल को पीछे देखूं जो मेरे पास आंसर दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे वन बाय रूट टू जीरो माइनस वन बाय टू यहाँ भी है, यानी कि एक मेरे पास ये आंसर हो सकता है। देन वन बाय रूट माइनस वन बाय रूट टू जीरो वन बाय टू यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ये भी आंसर हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई मेरे पास ऑप्शन या तो ए होगा या मेरा आंसर सी होगा। अब हमें ढूंढना ये है कि मेरा ऑप्शन ए है कि ऑप्शन सी है, तो उसके लिए मुझे गामा थ्री निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर गामा थ्री निकालना है। तो गामा थ्री निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? बीटा थ्री अल्फा वन माइनस बीटा थ्री अल्फा टू निकालना पड़ेगा। सारी वैल्यू को मैं यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो भाई मैंने बीटा थ्री रख दी, ये बीटा थ्री हो गई, यह मेरे पास अल्फा वन हो गया, ये अल्फा वन हो गया, ये मेरे पास बीटा थ्री हो गया, ये अल्फा टू हो गया, ये अल्फा टू हो गया, है ना। अब मैं यहाँ पे डॉट करूंगा तो पहला वैल्यू मुझे जीरो मिलेगा, दूसरा वैल्यू भी जीरो मिलेगा, फोर के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर बाय रूट टू मिलेगा। इसी प्रकार जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस फोर बाय रूट टू होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब फोर बाय रूट टू को मैं इधर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर बाय रूट टू को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा
तो मेरे पास कुछ ऐसी स्थिति होगी। अब मैं 4/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भाई क्या मिलता है मुझे, तो जैसे मैंने 4/√2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 202 और 20 - 2। अब 2 + 2 4 होता है, तो 4 को इससे माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो गया, 2 + 2 हमारे पास ये कितना हो गया -4 हो गया, और -4 से ये मेरे पास हो गया 4, तो 4 से 4 माइनस हो गया 0 3 0 हो गया। अब 0 3 3 से क्या निकालूंगा मैं, अल्फा 3 निकालूंगा। तो जैसे मैं अल्फा 3 निकालूंगा भाई तो मेरे पास क्या होगा 0 3 0 अपॉन 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर 0 स्क्वायर यानी कि 0 1 0 होगा। यानी कि अब 0 1 0 जिस सेट में होगा वही मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हम पीछे हमारे पास तो 0 1 0 जो है मेरे पास इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो मिल रहा है मुझे 0 - 1 0 मिल रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जो होगा वो सेट मतलब कि ऑप्शन ए कहलाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में आपको? आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि हम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। आइए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। यदि अल्फा और बीटा मेरे पास कोई दो इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट दिए जहां पर M22 दिया हुआ है और हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालना है? देखिए एंगल निकालना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब भी अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए जब भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। ये अपना 2 × 2 का डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस में निकालने का तरीका होता है। ओके, अब हम इनके बीच का एंगल निकालते हैं। एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो एंगल का फॉर्मूला निकालने से पहले हमने आपको बताया कि भाई इन दोनों का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा होगा डिवाइड में नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के बराबर होगा कुछ इस प्रकार से। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा भाई 1 × 0, 0 × 2 ये लिखा गया, देन 1 × 0, देन 1 × 0, तो ये हो गया मेरे पास भाई ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 है, तो ओवरऑल कितना आ गया 0 हो गया। नहीं cos थीटा के बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो थीटा अगर cos थीटा बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो सी कहलाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। पॉइंट क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा होता है। देन हम जानते हैं कि नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है 2 नॉर्म अल्फा स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म बीटा स्क्वायर होता है। और हम ये जानते हैं कि अगर नॉर्म अल्फा प्लस बीटा में हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है, यहाँ पर क्या आ गया नॉट इक्वल टू आ गया है, तो ऑप्शन बी इज परफेक्ट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर इवेल्युएट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ है, तो बताओ कि ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल दोनों हैं और नन ऑफ दिस है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, अगर उसने ऑर्थोनॉर्मल बोल दिया है तो उसके अंदर ऑर्थोगोनल तो आ ही जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो हम देखें क्या नॉर्म अल्फा 1 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है क्या, देख सकते हैं हमें मिल रही है। क्या नॉर्म अल्फा 2 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है क्या, बिल्कुल मिल रही है, वो भी 1 मिल रही है। क्या नॉर्म अल्फा 3 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है क्या, बिल्कुल अल्फा 3 की वैल्यू 1 मिल रही है। अब क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या अल्फा 1 परपेंडिकुलर टू अल्फा 2 है। अगर अल्फा 1 परपेंडिकुलर अल्फा 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं 1 का 0 से इसका मल्टीप्लाई करूं, 1 का 0 से मल्टीप्लाई करूं, 0 का 1/√2 से, तो ऑब्वियसली वो मुझे 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर अल्फा 2 का अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूं अल्फा 3 से, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अल्फा 3 और अल्फा 1 का जो इनर प्रोडक्ट होना चाहिए वो मुझे 0 मिलना चाहिए। देखिए अगर मैं 1/√2 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा, 0 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मिलेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 मिलेगा, तो 1 -1 मुझे 0 मिलेगा, यानी कि ये भी मेरे पास 0 के इक्वल है। अब बात करते हैं अल्फा 1 परपेंडिकुलर टू अल्फा 3 है कि नहीं है, तो सिंपल, तो अल्फा 1 को हम अल्फा 3 के साथ देखते हैं क्या वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो अल्फा 1 ये है, अल्फा 3 ये है, तो 0 का 0 1/√2 से 0, 1 का 0 से करेंगे तो भी 0, और 0 का 1/√2 से करेंगे 0, यानी कि ये ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोनॉर्मल भी है। लेकिन ऑप्शन सी में मुझे नॉर्मल और ऑर्थोगोनल दोनों दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम अपना आंसर जो है सी ही परफेक्ट मानेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है,
यदि अल्फा और बीटा अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इन अ प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ के अंदर, तो और नॉर्मल अल्फा इक्वल टू नॉर्म बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, बताओ कि नॉर्म अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का, तो वहां पर हम निकालते थे नॉर्म अल्फा माइनस बीटा से। अब देखिए नॉर्म अल्फा माइनस बीटा से निकालने का बढ़िया तरीका ये है कि अगर मैं नॉर्म अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर अगर मैं लेता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज अल्फा माइनस बीटा, और ये मैं लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा को मैं अल्फा के साथ लूंगा तो क्या मिलेगा, दिस इज नॉर्म अल्फा स्क्वायर, है ना। अगर मैं अल्फा को बीटा के साथ लेता हूं तो अल्फा बीटा मिलेगा मुझे। देन उसके बाद माइनस बीटा को अल्फा के साथ लूंगा तो माइनस बीटा अल्फा मिलेगा, है ना। देन बीटा बीटा लूंगा तो ये मिलेगा प्लस नॉर्म बीटा स्क्वायर मिलेगा, राइट, नॉर्म बीटा स्क्वायर मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गई, है ना। अल्फा अल्फा और ये तो चूंकि ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल तो ये वैल्यू भी मेरे पास 0 के बराबर हो गई, तो ये भी मुझे मिल गया 1, तो 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया। चूंकि मुझे नॉर्म अल्फा माइनस बीटा ही निकालना है, तो नॉर्म अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो केवल और केवल √2 के बराबर ही हो सकता है। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर कहलाएगा। ओके, अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस बी ऑफ एफ द सेट ऑफ नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर इज, अभी मैंने आपको थ्योरम के अंदर बताया था कि यदि मेरे पास कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसमें हमारे पास कोई एक ऑर्थोगोनल सेट हो जो कि नॉन जीरो वेक्टर कंटेंट करता है, तो हमेशा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारे पास ए के बराबर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। If V of f is inner product space and alpha perpendicular to beta and alpha beta belongs to V, then which statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दो चीज दी हुई है, अल्फा परपेंडिकुलर बीटा दिया है, इसका मतलब ये है कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो 100% जीरो के इक्वल है ना। तो पहला ऑप्शन तो मेरा है ही है यहाँ पर। अब बीटा अल्फा दिया तो अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा हो या बीटा परपेंडिकुलर टू अल्फा, दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये भी मेरा ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर तीसरे के अंदर, अगर कभी भी अगर के अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है जैसे के अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी इनर प्रोडक्ट स्पेसिफिक के हमारे पास बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर अल्फा अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे पास दिया है तो इसको क्या करेंगे। तो भाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं दिस इज अल्फा अल्फा, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अल्फा बीटा, इस प्रकार से लिखते हैं हमारे पास है। तो अल्फा अल्फा के बारे में हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास, क्योंकि बीटा अल्फा के बराबर हो सकता है, ये भी मेरे पास 0 के बराबर दिया हुआ, तो ये भी मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो ऑप्शन होंगे वो ए बी और सी और डी भी हमारे पास परफेक्ट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल ये उठ सकता है कि सर यहाँ तो अल्फा अल्फा को ही आपने जरूर लिखते, जबकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि अल्फा हमारे परपेंडिकुलर बीटा, लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं लिख के बताया हुआ है कि दोनों अलग अलग वेक्टर नहीं है, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा की कैटेगरी में नहीं दी, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं कि अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर ए बी सी ही परफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the orthogonal basis corresponding to the basis b equal to 0 1 1 0 of b3 of r। तो भाई ये क्वेश्चन में ये है मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप बताइए कि लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा या इसका ऑप्शन क्या होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है कि अगर b मेरे पास कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है कंसिस्टिंग ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल p, जहां पर b कंसिस्ट करता है पॉलिनोमियल p को जो p of x equal to ax plus b दे रखा है, with the inner product defined by the p of q equal to this much, then orthonormal basis of b। तो पता है इनमें से कौन सा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पर दो दे रखे हैं मेरे पास p और q, लेकिन इसमें p की वैल्यू हमारे पास फिक्स दे रखी है ax प्लस b, क्या दे रखी है bx प्लस b। q के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मान लेते हैं कि भाई q मेरे पास इन सब के अंदर एक जैसा है ना। अब मुझे पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने कि एक्स पी जो होगा वो एक्स होगा या x√3 होगा, 2x माइनस 1/√3 होगा कि x माइनस 1/2 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है CSIR नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया है। ओके, 1 बाय 1 स्टेप लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई मेरे पास ax प्लस बी और 1 मेरे पास ऑर्थोगोनल सेट है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनल सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑर्थोनॉर्मल निकालना, क्योंकि जिसका भी हमें ऑर्थोनॉर्मल निकालना होता है उसको पहले ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होगा तो अगर मैं वहां पर इंटीग्रल का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? इंटीग्रल 0 टू 1 इंटू एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा? दिस इज एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या बचेगा मेरे पास? एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिमिट 0 टू 1, तो 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या होगा? दोनों से a कॉमन निकल जाएगा तो मेरे पास कितना मिलेगा? a इक्वल टू माइनस 2b। यानी कि अगर हम देखें अगर a इक्वल टू माइनस 2b मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू माइनस 2b अगर मैं रख देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या बोलूंगा भाई? b इक्वल टू माइनस 1 होगा। देन 1 2x माइनस 1 मेरे पास ऑर्थोगोनल होंगे। अब 1 2x माइनस 1 तो मिल गया, यानी कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन मिल रहा है मुझे, है ना। अब देखना ये क्या √3 हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने केवल ऑर्थोगोनल बताया है। तो अब हमें चेक करना है कि ये मेरे पास बन गया अल्फा 1 और ये मेरे पास बन गया अल्फा 2, है ना। अब इसकी नॉर्म हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो अल्फा 1 का नॉर्म में क्या होगा? यानी कि 1 का नॉर्म में क्या होगा? 1 के बराबर ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अल्फा 2 का निकालूंगा तो कितना होगा? नॉर्म में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रल 0 टू 1 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से ये आंसर मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है भाई? ऑर्थोगोनल बेसिस बन गया तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन गया, तो इसका मतलब क्या है? हम वहां पर रख देते हैं वैल्यू। तो अल्फा 1 अपॉन नॉर्मल अल्फा 1 यानी कि 1 मिलेगा। अल्फा 1 अपॉन नॉर्मल अल्फा 1 जो कि 1/√3 है, तो √3 ऊपर पहुंचेगा, यानी कि मेरे पास क्या होगा? दिस इज 2x माइनस 1 √3। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज अ परफेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ बी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन करेक्ट है? तो भाई देखो, पहले वाले नियम के अनुसार देखें तो ये वाला ऑप्शन जो होता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आता है, तो ये तो भाई हमारा करेक्ट नहीं है। नॉर्म अल्फा प्लस बीटा जो होता है लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा होता है, लेकिन वो लेस देन इक्वल टू होता है, तो ये भी मेरा करेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे ई नोट्स वगैरह चाहते हैं, इन लेक्चर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं, तो वो हमारी पेड सर्विस में आता है। आपको बस करना ये रहेगा कि आपको चैनल का एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि 299 रुपीज़ की सुपर एमिनेंट सब्सक्राइबर के नाम से है। और दूसरा, अगर आपको इसके ई नोट्स चाहिए हर लेक्चर्स के, यानी ई नोट्स मतलब पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए, तो अब बस आपको 499 रुपीज़ पे करना होगा। आप जिस ईमेल आईडी पे अपना रजिस्ट्रेशन चाहते हैं उस ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आपको यहाँ पर आपको अपना ई नोट्स मिल जाएंगे। तीसरा बात है कि अगर आप शेयर करें, सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच। गुड लक एंड ऑल द